हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, आप लोगों के जो NAS सर्वे एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका मैंने सितंबर माह का पूरा पेपर सॉल्व करके डाल दिया था। अब अक्टूबर का भी डाल दिया। अब इसका जो पेपर थर्ड है नवंबर माह का, वो भी लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, एक बात ध्यान से सुन लें आप लोग। NAS सर्वे जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आप लोगों को प्रश्नों को समझना ज़्यादा आवश्यक है, ना कि उत्तर को याद करना। बहुत सारे YouTube चैनल केवल आंसर बता रहे हैं, हालांकि उनको व्यू भी अच्छे जा रहे हैं, मगर मैं यही पे समझना नहीं मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बच्चों आप लोग आंसर देख करके आखिर क्या कर लोगे, क्योंकि आपको प्रश्न अगर समझ में नहीं आया आंसर कोई मतलब का नहीं। आप लोगों के 3 महीने में टोटल 210 क्वेश्चन मैथ्स के आए हुए हैं, जिसमें से आपको पेपर में जो आपका एग्ज़ाम होना है 12 तारीख को, 12 नवंबर को, उसमें आप लोगों को केवल 50 क्वेश्चन आने हैं। और वो 50 क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि इसी पैटर्न पे आए, हो सकता है कुछ अंक बदल दिए जाएं, कुछ सेटअप चेंज किया जा सकता है। इसलिए कह रहा हूं बच्चों आप लोगों से कि आप प्रश्नों के उत्तर मत रटिए, प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि NAS सर्वे एग्ज़ाम नेशनल अचीवमेंट सर्वे, मतलब आपकी बुद्धिमत्ता को चेक करने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है। उत्तर रटने से कोई फ़ायदा नहीं। तो बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप केवल और केवल अपने उत्तर पे फोकस कीजिए कि वो आया कैसे है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत DSR फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, ये NAS का थर्ड पेपर है जो नवंबर माह का है, उसके लिए मैं आपका सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है, उसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 0.05 के निकटतम है। पहला ऑप्शन तो बच्चों होगा नहीं, अब बचे 3 ऑप्शन। तो बात कही जा रही है कि निकटतम, तो बच्चों इसमें केवल और केवल C वाला निकटतम होगा, क्योंकि देखिए 0.05 के निकटतम आएगा। निकटतम मतलब उससे छोटी संख्या को लिया जाता बेसिकली। तो यहाँ पे जो C वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा इसमें 0.0499। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे की बारी आई। दूसरा प्रश्न देख लीजिए आप लोग कि नीचे दिखाई गई आकृति का क्षेत्रफल क्या है। एक आकृति दी हुई थी आपको, ये पूरी आकृति दी हुई थी, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, इसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लेते हैं। देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। ये देखिए बच्चों, इसमें आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें ये आपके सामने एक पूरा डायग्राम है। तो सबसे पहले इस डायग्राम में आप गौर कीजिए कि ये एक आयत की आकृति है यहाँ से पूरी। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर, तो ये भी 9 होगी। ये 5 है तो ये भी 5 होगी। हालांकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 दे दी गई है, मगर हमें बात करनी है अभी केवल आयत की। जो आयत की आकृति यहाँ से यहाँ तक है। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 9 गुणित 5, क्योंकि ये 9 थी और ये था 5, तो 9 गुणित 5 मतलब कि 9 पना 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ऊपर की बात करें, देखिए ये टोटल 9 था जिसमें इतना 7 था, मतलब ये जो हिस्सा बचा ये कितना होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे ये बस 5 था, मतलब यहाँ तक 5 था, पर ये टोटल हाइट 7 सेंटीमीटर बता रही, मतलब कि ये जो है ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। और ये जो आकृति बन रही है बच्चों, ये बन रही है त्रिभुज की आकृति। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये लगा दिया हमने। आधार क्या माना जाएगा बच्चों इस प्रश्न में, ये आधार हो जाएगा हमारा 2 और ये हो गई ऊंचाई। तो फॉर्मूला लगाए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इसको जब सॉल्व करें तो 1/2, 2 गुणित 2 लिख दिया, आधार 2 ऊंचाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, केवल 2 सेंटीमीटर। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया बच्चों 2 सेंटीमीटर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुल क्षेत्रफल 45 + 2 = 47 सेंटीमीटर। तो आपका जो इस प्रश्न में जो आंसर होगा वो आंसर नंबर आ जाएगा बेटा बी वाला, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। तीसरा क्वेश्चन आप देख लें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि यदि डेल, ये जो त्रिभुज की आकृति है इसे डेल बोला जाता है, यदि डेल 99 से बड़ा एक पूर्णांक है, डेल की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान लो, y मान लो, जो भी है, यहाँ डेल लिखा हुआ है। यदि डेल 99 से बड़ा एक पूर्णांक है तो निम्न में से किस व्यंजक का मान सबसे अधिक है। देखिए डेल की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, 99 से बड़ा, तो इसके लिए हम डेल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। ये देखिए
हम यहाँ मान लिए, माना डेल बराबर कितना है 1 2 3 4। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न में दिया हुआ था वही हमने यहाँ पे भी मान लिए, क्योंकि 99 से बड़ी है ये संख्या, मान ली है हमने। आप 100 भी मान सकते, 102 कुछ भी मान सकते, 99 से बड़ी हमने मान ली डेल बराबर 1 2 3 4। अब हम पहली कंडीशन लगा के देखें। पहली कंडीशन क्या थी, 1 2 3 4 डिवाइडेड 99 अपॉन डेल रहा, तो डेल की जगह पे ये रख दिए। इसको जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड का सिंबल बदलेंगे भाग को गुणा में, तो ये जो 99 बटे 1234 था ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1234 बटे 99। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 1234 गुणित 1234, इसका जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 15/756, मतलब 15,22,756। इसको 99 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा उत्तर हमारा 15,227.56। दूसरी कंडीशन लगा के इसको हमने ऐसा सॉल्व किए, तो इसमें देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कट गया। जब ये कट गया तो बचा कितना, यहाँ 1 बचा, 1 गुणित 99 मतलब 99। सी वाला देखेंगे जब, तो सी में हमने यहाँ पे फिर डेल की वैल्यू 1 2 3 4 रखी। अब इसको जब रखे यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लिए, ये मान लिए, इसको हमने लघुत्तम लिए, इसको सॉल्व किए जब हमने, तो ये यहाँ गुणा हो गया, ये यहाँ गुणा और नीचे वाले इसका मान आया, इतना गुणा करने पे 1 का 99 में गुणा हुआ तो 99 ही रहा। अब इसको टोटल मारे जब हमने, तो टोटल करने पे बच्चों कितनी आ गई वैल्यू, 15/855 डिवाइडेड 1234। और जब 1234 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1234.08। और चौथा वाला ऑप्शन क्या कह रहा था, चौथा वाला ऑप्शन तो कह रहा है बच्चों कि इसको बिना डेल के मान ज्ञात किए पता लगाना असंभव है, मगर हमने डेल का मान हमने रख के सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। तो बच्चों जो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा बच्चों ए वाला। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें ही सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, बाकी तो कहीं मिल नहीं रही, तो इसलिए जिसका ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। तो तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद आती है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें ये क्या कह रहा है कि इनमें से किस संख्या युग्म के बीच एक परिमेय संख्या मिल सकती है। ये दिया हुआ है 10 की घात ऋण 1 और 11 की घात ऋण 1, ये सब छोड़ दीजिए, आप सीधी बात एक चीज़ सुन लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। अब यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा तीनों के बारे में ये कह रहा है कि परिमेय संख्या है, तो अब इसमें क्या है, तीनों वाले ऑप्शन सही होंगे, मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा कि पहला दूसरा और तीसरा सभी वाला। ठीक है, इसके बाद आती है बारी प्रश्न क्रमांक 5वें की। तो प्रश्न क्रमांक 5वां जो है वो कह रहा है कि ये चित्र बना हुआ है आपका, इसमें बोल रहे हैं कि चित्र में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और RSTU एक समचतुर्भुज है। कोण QPS बराबर 66 डिग्री, कोण RTU बराबर 37 डिग्री। तो कोण PSO का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से। देखिए बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर बता रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए इसमें दो चतुर्भुज बने हैं, एक समांतर चतुर्भुज है PQRS और एक बना हुआ है समचतुर्भुज RSTU। अब RSTU में ये भुजा दे दी गई है 37 डिग्री की। अब समचतुर्भुज में कंडीशन क्या होती है कि ये जो आसन्न कोण होते हैं इनकी वैल्यू बराबर होती है। अगर ये 37 है तो ये भी 37 ही होगा, मतलब टोटल आ गया कोण T की वैल्यू कितनी आ गई, कोण T बराबर हो गया 74 रन्स। ठीक है, अब समचतुर्भुज वो होता है जिसमें आमने सामने के जो कोण होते वो बराबर होते। कोण R की वैल्यू भी आ गई 74 आ गई। ओके, अच्छा समचतुर्भुज में एक कंडीशन और होती है बच्चों, वो ये होती है कि जब एक ही रेखा में दो कोण बनते हैं तो उनका जो टोटल होता है वो 180 होता है। अगर ये कोण की वैल्यू आ गई कितनी 74, तो ये जो कोण होगी उसकी वैल्यू देखो, टोटल दोनों का होता है 180, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 106 अंश। ये आ गया 106 अंश का मान। ठीक है, अब इसमें एक तीसरी कंडीशन, कोणों का रैखिक युग्म अभिग्रहित के बारे में आपको मालूम हो कि अगर किसी सीधी रेखा पे दो कोण बन रहे हैं तो इनका जो टोटल होता है वो 180 होता है। अगर ये 106 है तो इसमें यदि मान लो ये 106 है बाय द वे, तो ये होगा बच्चों 74। तो इसकी वैल्यू आ गई 74, इसकी वैल्यू 74, क्योंकि इनका टोटल हो 180 अंश होना चाहिए। अब जरा गौर से देखें आप लोग, इसका मान तो हमें पता नहीं था कितना था।
अब इसमें आप एक और चीज़, चौथी चीज़ आपके सामने आ रही है, वो है एकांतर कोण। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको एकांतर कोण। एकांतर कोण वह कोण होता है जो जेड की आकृति में बनता है बच्चों। जितना मान ये होता है इतना यहाँ पे भी होता है, ठीक है। ये जो जेड के शेप में बनता है ये एकांतर कोण कहलाता है। अब जरा यहाँ गौर से देखें आप, ये भुजा यहाँ आके ये भुजा के साथ ये जेड का शेप बना रही है। अगर ये 74 है तो ये भी 74 होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये जो त्रिभुज था हमारे सामने, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज POS। इसको हम यहाँ देख लें। त्रिभुज POS में हमारे सामने क्या है, 3 भुजाएं हैं और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है। ये 180 अंश होता है। अब हमारे सामने कोण P था, जो कोण P की वैल्यू 66 आ गई, कोण O की वैल्यू 74 आ गई, कोण S की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो कोण P की वैल्यू आप रख दो 66, कोण O की वैल्यू आप 74 रख दो और कोण S की वैल्यू कोण S ही रख दो। इसका जब टोटल करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 140 कोण S और ये रहा 180। जब इसका ट्रांसफ़र करोगे आप तो कोण S बराबर आ जाएगा 180 माइनस 140 मतलब कि 40 डिग्री। तो ये जो आपका प्रश्न नंबर 5वां है, इसका मान आ गया कोण S बराबर 40 अंश। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 4x² धन y² धन xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या जोड़ा जाएगा या क्या घटाया जाएगा। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। आप ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। सवाल था 4x² धन y² धन xy। अब हम 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते, 2 का वर्ग लिख सकते, x² था x², y² था y², xy 2 स्क्वायर 2 का वर्ग और x का वर्ग, इसको इकट्ठे लिख सकते इस रूप में और ये। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्या, a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। अगर हम a बराबर 2x मान लें, b बराबर y मान लें, तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मान आएगा बच्चों? इसका मान आ जाएगा, देखें, a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × 2x × y और 2 × 2x × y मतलब कि 2 दूनी 4xy आएगा। अब हमारा प्रश्न क्या था, देखिए जरा, ये था xy और इसको बना दिए 4xy। तो xy में क्या जोड़ें कि 4xy बन जाए? तो बच्चों xy में अगर हम 3xy ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 4xy। मतलब कि ये वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आप बी वाला देख लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग 30% है। आपको यहाँ पे बताना, ए ऑप्शन है 29 बी ऑप्शन है 15 में से 2, सी है 1 किलोग्राम में 31 ग्राम और डी है 205 सेंटीमीटर में 62 सेंटीमीटर। तो पहला वाला तो होगा नहीं, दूसरा वाला 15 में से 2, तो 15 का अगर हम 30% निकालेंगे तो बच्चों वो कितना आ जाएगा? 4.5 आएगा। सी वाला भी नहीं हो सकता। अब डी वाला ऑप्शन, तो देखें डी वाले ऑप्शन क्यों होगा, मैं उसको करके बता रहा। देखें आप यहाँ पे, ये देखिए डी है 205 का 30% निकालें, मतलब 205 × 30/100 कर दो, या फिर 30% को 30/100 ना लिख करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम इसका इंटू करें तो देखिए 3 का जब 5 में, सबसे पहले ये सब भूल जाओ, केवल अंक देखो। तो 3 दशमलव में गुणा करना भी सीख सकते हैं आप यहाँ से। 3 का 5 में गुणा करें, 3 × 5 = 15 की 5 हाँस की लाई 1, 3 शून्य शून्य, तो 1 की 1 ही 1 आ गई और 3 दूनी 6, ये आ गया। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक ये आ जाएंगे, 6.15। और यहाँ पे जो 6.15 वाला ऑप्शन है वो आपका, मतलब कि देखिए 6.15 आ रहा है, मतलब वही 61.5 या 62 मान सकते हैं इसको हम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा आपका, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ऑप्शन नंबर आंसर जो आ जाएगा बच्चों वो होगा आंसर नंबर डी। ठीक है, 205 का 30% कितना होगा? 205 का 30% आ जाएगा बच्चों 61.5।
ठीक है, तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं इसको। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत कर दी है, वो ये गलत कर दी है, यहाँ पे आपको 0 देखिए इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.3 बस लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 है, इसलिए ये वैल्यू थोड़ी सी गलत आ रही थी। इसका मान आ जाएगा, इसको आप लिख लो क्या, 0.3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कट जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, देख लें 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अमित के पास X क्रिकेट कार्ड थे। भूमि के क्रिकेट कार्ड की संख्या अमित के कार्ड की संख्या की 2/3 है। अमित के पास कितने कार्ड थे बच्चों? X कार्ड थे। तो X कार्ड मतलब कितने? अब देखें आप, इसको हम बता रहे हैं आपको, ये देखें आप, माना अमित के पास 90 कार्ड थे। अब 90 ही क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ देखिए नीचे 3 आ रहा था। अच्छा, इस प्रश्न में भी टोटल 3 लोग हैं, तो कोई 3 से डिवाइड होने वाली संख्या लो, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। 30 भी ले सकते थे, 60 भी ले सकते थे, 90 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। मैंने यहाँ पे 90 ले लिया। ठीक है, छोटी संख्या ना लेके थोड़ी बड़ी संख्या ले लें। माना अमित के पास 90 कार्ड थे। अब भूमि के पास कितने कार्ड थे? अमित के कार्ड का 2/3 भाग था। मतलब अमित के कार्ड कितने? 90 का 2/3 भाग, मतलब 90 गुणे 2/3। इसको सॉल्व करें, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मतलब 30 टाइम गया। तो 30 गुणे 2 मतलब 60 आ गया। तो कुल कार्ड कितने हो गए? 90 धन 60 मतलब 150। अब करना ये है कि 150 के 3 हिस्से करने हैं। 150 के 3 हिस्से करने हैं, मतलब कि 3 हिस्से में कितना आ जाएगा? 50 50 50, 3 हिस्से हो गए। ठीक है, वो भी चल गया यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि चेतन नाम के एक भाई साहब और थे। इस प्रश्न में जो चेतन नाम के कैरेक्टर हैं, ये क्या कह रहे हैं कि अमित और भूमि ने कुछ कार्ड चेतन को दिए। चेतन के पास शुरू में कुछ भी कार्ड नहीं थे। अब हुआ ये कि चेतन को जब कार्ड दे दिए तो चेतन के पास भी उतने ही कार्ड हो गए जितने अमित के पास थे और जितने भूमि के पास थे। अब अमित के टोटल कितने कार्ड थे? 90, और भूमि के पास थे कितने? 60। अब इनका कुछ हिसाब किताब बनाना, तो 150 के 3 हिस्से करेंगे तो चेतन को कितने मिले कुल कार्ड? 50 कार्ड मिल गए। 50 कार्ड मिल गए। प्रश्न में लास्ट बात कह रहे हैं, अमित द्वारा चेतन को दिए गए अपन को कार्ड की संख्या बतानी कि अमित ने कितने कार्ड चेतन को दिए। तो देखिए, भूमि ने क्या किया, 60 में से 10 कार्ड दे दिए, तो भूमि के पास 50 बच गए। अमित के पास 90 थे, अगर अमित 90 में से 40 कार्ड दे दे तो अमित के पास भी 50 बच गए। और 40 कार्ड यहाँ पे चेतन को मिले, 40 कार्ड अमित के और 10 कार्ड किसके? भूमि के। तो 40 धन 50 हो गए। अब बात केवल अमित के कार्ड की हो रही है, तो अमित ने क्या किया है, 90 कार्ड में से उसने 40 कार्ड दे दिए, तो उसने अपना कितना हिस्सा दिया? तो देखिए, इसको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा आपको इस चित्र के माध्यम से। 90 के आप 10-10 कार्ड के हिसाब से 9 खंड बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मान लो ये 10-10 कार्ड का सेटअप है पूरा। ये अब उसमें से यदि 40 कार्ड निकाल दिए, मतलब 1 2 3 4, तो ये टोटल 9 में से कितने चले गए? 4 चले गए। ठीक है, और टोटल कार्ड की संख्या कितनी थी? x थी। तो ये आएगा ऑप्शन 4x/9। अमित ने क्या किया है, अपने 9वें हिस्से में 9 कार्ड 90 कार्ड के हिस्से में से 40 दिया है, मतलब वही चीज़ x बराबर हमने 90 माना था, इसलिए आप इसको देखें सॉल्व करके। यहाँ x की वैल्यू अगर आप 90 रखते हैं, देखो आप रख करके, तो कितना आएगा? ये आ गया 10 गुणे 4 मतलब कि 40। तो बच्चों ये जो 8वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। 8वें का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 9वें की। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखें 9वें प्रश्न को, कह रहा है तार की जाली के एक टुकड़े से बेलनाकार पेड़ रक्षक बनाया गया है। ये देखिए, ये है तार की जाली, इसको घुमा करके एक गोल बेलन के रूप में डिजाइन कर दिया गया, जो कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसमें से क्या हो गया है, इसमें कि जिसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी थी बच्चों? 121 सेंटीमीटर थी। अब इसमें क्या किया है, इसको घुमा करके ये बेलन का
डिजाइन में बनाया गया है। तो ये जो बोल रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये जो तार है अगर हम इसे पूरा फोल्ड करें, ये लंबे को यदि हम पूरा फोल्ड करें तो उसकी लंबाई तो बढ़ नहीं जाएगी। ये 66 था तो 66 ही रहेगा। ठीक है, तो 66 जो आकृति बन रही है बच्चों, ये जो बन रही वृत्त की आकृति बन रही, और ये जो पूरी तार को मोड़ा गया है तो ये परिधि बन गई। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे वृत्त की परिधि होती 2πr, 2πr बराबर 66 आ गया। अब 2πr तो हम 2 से पाई को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, या सीधे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा टिपिकल लेंथी कर दिया है, आप इसको शॉर्ट में देख लें। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2πr बराबर 66 था, 2 से 2 काट 66 को काट दिए तो 33 आ गया। पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7, r बराबर 33। अब हम यहाँ से इसका ट्रांसफ़र कर दें बच्चों, तो यहाँ पे जो है r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ये 33 तो ज्यों कहते हो, ये 7/22 जब इस साइड गया तो पलट गया। ये 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 गुणे 7 मतलब कि 21/2। ये जो लास्ट में है यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो गया था तो 21/2 आ गया, ये आ गया 21/2। अब ये काय की वैल्यू हो गई बच्चों, r बराबर आ गया 21/2। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि वो जो जाली की आकृति है, ये जो आकृति है ये कितना स्पेस घेर रही है, तो हमें यहाँ पे पूरा इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान 22/7 रख दिया, r का स्क्वायर मतलब 21/2 का स्क्वायर। इसको खोले तो 21/2 2 बार लिख दिए, काट दिए। अब हम इसको कैसे, 2 एकम 2, 2 11 22, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ऊपर बचा 11 गुणे 3 गुणे 21 ये बचा, और नीचे केवल 2 बचा, ये बचा 2। अब इसको हम सॉल्व कर लें आगे। तो 33 का जब 21 में गुणा, 11 गुणे 3 तो 33 हो गया, 33 का 21 में गुणा किए तो आ गया 663/2, और 663 को जब हमने 2 से डिवाइड किए तो आ गया 331.5, या फिर ये जो वैल्यू है 346.5 के आसपास मिल रही है। हमारे जो 4 ऑप्शन थे बच्चों, इसमें ए वाला था 207, बी वाला था 346, सी वाला 1164 और डी वाला 3422। तो देखिए 300 के आसपास ये बी वाला मान ही मिल रहा है। दशमलव वाली संख्या में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों बी वाला। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न क्रमांक 9वें का आंसर हो गया। 9वें का आंसर आप बी वाला लगा लीजिए। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 10वें की। 10वां है, यदि 1/x बराबर 4 भागित कितना लिखा हुआ है 3x - 7, इसको सॉल्व करना है। इसको देखेंगे इसका आंसर। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 1/x बराबर 4 भागित 3x - 7 था, तो 4 भागित मतलब बटे में लिख दिए 3x - 7। अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे इस साइड, और इसका इस साइड, ये यहाँ पे गुणा हो गया ये जा कर के, और ये हो गया यहाँ पे गुणा। तो जब इतना एक के साथ गुणा हुआ तो ज्यों कहते हो x का 4 में गुणा हुआ तो 4x। अब हम x वाले एक तरफ ले आए, बिना x वाले दूसरी तरफ ले गए, तो जब 4x इस तरफ आया तो माइनस के हो गए, 7 उस साइड गए तो प्लस के हो गए। 3x में से 4x गए तो बच्चों कितने बचे, माइनस के x बचे, और केवल 7। अब माइनस कभी भी x y z के साथ नहीं लगाया जाता, तो माइनस हमने इस तरफ कर दिया, तो x बराबर आ गया -7। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा a बराबर -7। ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। 10वें का जो a है वो सही होगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11वें की। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। बच्चों आपसे एक ही बात कहनी है कि वीडियो को आप समझिए, आंसर याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में LMNO एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि कोण L, कोण M और कोण N प्रत्येक की माप 80 डिग्री से क्या है, कम है। ठीक है, तो हमें इसमें जो x जो चित्र में दिया है उसका मान बताना है। तो देख लेंगे हम 11वां प्रश्न जो है उसको किस तरीके से हल करना है। तो देखें यहाँ पे आप, ये देखिए 11वें प्रश्न का ये डायग्राम था। ये बोल रहे थे कोण L, कोण M और कोण N। तो देखिए सबसे पहले तो ये एक चतुर्भुज की आकृति है। अब आप क्या लिखेंगे इसमें, आप देखें इसको
कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, मतलब कि कोण L प्लस कोण M प्लस कोण N प्लस कोण O बराबर 360। ये चारों कोणों का योग 360। अब ये बोल रहे हैं चूंकि कोण L, कोण M और कोण N तीनों के मान बराबर हैं और वो भी 80 से कम है, ठीक है। अब यदि इनका टोटल किया जाए तो ये कितना आएगा, तीनों का टोटल अगर 80 मान लेते हैं हम तो 80 80 80 मतलब 240 होता है, और इनका जो टोटल है वो 240 से कम है। तो हमने मान लिया कि इनका जो तीनों का जो टोटल है वो 239 है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, ये जो रहा हमने इसको अपना इक्वेशन नंबर 1 मान लिए थे। समीकरण 1 में हम इन तीनों का मान रख दें, L M N का, इन तीनों का मान लो अगर हमने 239 माने हैं तो यहाँ 239 रख दिए हमने, प्लस कोण O, ये जो कोण O था तो कोण O रख दिए। 239 का हमने क्या करे बच्चों, ट्रांसफ़र करे। 360 में से 239 गए तो आया कोण O का मान 121। अब इस चित्र में देखें आप फिर से, यहाँ पे जो ये भुजा है ये एक प्रकार का वृत्त का निर्माण कर रहा है। किसका, वृत्त का। ये देखिए यहाँ पे x बन रहा है और ये पूरा वृत्त का निर्माण कर रहा है, और वृत्त की माप 360 अंश की होती है, ठीक है। अब यहाँ कोण O का मान तो हमें 121 मिल गया था। अगर ये 121 है तो इसका जो टोटल होगा वो होना चाहिए कितना, ये 121 है तो वो होना चाहिए 239। क्यों, क्योंकि 360 देखें शेष माप कितनी आ जाएगी, कोण O का मान 121 आया, शेष माप क्या होगी 360 में से 121 को घटाने पे मिलेगी तो वो आ जाएगा 239। और अब हमारे पास यहाँ थे 4 ऑप्शन, इसमें से आप देखो 239 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 180 नहीं, 200 हो सकता है, 240 नहीं, 270 ज़्यादा, मतलब केवल बी वाला आपका आंसर जो है वही 239 के आसपास फंस रहा है। ये तो है, मगर अगर 240 यहाँ रख दिए बच्चों तो ये उत्तर ही गड़बड़ हो जाएगा। 240 और 121 का टोटल 361 आ जाएगा, जो कि हमारे इस वृत्त की माप को झुठला देगा। इसमें केवल आएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे आएगा मैंने पूरा आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। ये था हमारा 11वां प्रश्न। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 12वें की। 12वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कि यदि m एक प्राकृत विषम संख्या है, m क्या है, एक प्राकृत विषम संख्या है, और इसमें ये बोल रहे हैं कि किसी संख्या को निरूपित करता है तो आपको बताना कौन सा व्यंजक सम संख्या। देखें आप 12वें प्रश्न का उत्तर, सीधे हम उत्तर बता रहे हैं आपको। इसमें क्या लिखा हुआ है, m प्राकृत विषम संख्या है, ठीक है, विषम भी है और प्राकृत भी है। तो मान लिए हमने m बराबर 1। अब पहली कंडीशन थी जो प्रश्न की, m की घात 1024, यहाँ m की वैल्यू अगर 1 रखें तो 1 की घात 1024 ये जो है ये रख दिया हमने। तो 1024 का मतलब 1 की घात कितनी भी हो कोई भी संख्या तो उसका मान 1 ही होगा, और ये 1 आ रहा है, ये विषम संख्या तो ये नहीं होगा। दूसरे में m की जगह 1 रखे तो 9 गुणित 1 और 32, तो 9 में 32 जोड़े तो आ गया 41, ये भी विषम संख्या। तीसरे में जहाँ जहाँ m था वहाँ 1 पुट कर दिए, 1 रखे यहाँ पे, यहाँ भी 1 रखे, तो 2 एकम 2 और 1 का वर्ग मतलब 2 धन 1 मतलब 3। बच्चों ये भी विषम संख्या है। चौथा ऑप्शन जो अब आपका बचा वो था क्या, m स्क्वायर प्लस 99। m की जगह 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 99 में जब 1 जुड़े तो 100, जो कि सम संख्या है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वही सही होगा। तो 12वें का आप लोग डी लगा लीजिए। देख लीजिए पूरा उत्तर है बच्चों। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें हमारा वीडियो। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 13वें की। 13वां कह रहा है कि नीचे दिखाई गई संख्या रेखा में बिंदु Q -3 और -4 का मध्य बिंदु है। कौन बिंदु Q, -3 और -4 का मध्य बिंदु है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न बिंदु Q और ऋण 4 के बीच स्थित है। तो देखो इसमें चित्र में ही दिखाई दे रहा है, ऋण 3 से ऋण 4 के बीच में जब हम चलते हैं तो ऋण 3 से बड़ी संख्या कौन सी मिलेगी, ऋण 3.1, ऋण 3.2, ऋण 3.4, ऋण 3.5, इस टाइप की। अब पहला ऑप्शन में ही ऋण 4 दे दिए तो वो होगा नहीं, सी वाले में भी ऋण 4 है, डी वाले में भी ऋण 4, तो तीनों नहीं होंगे। केवल बचा बी वाला जो ऑप्शन है वही मैच कर रहा है, जिसमें ऋण 3 दिख रहा है। बाकी आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसका आप बिल्कुल सीधे सीधे लगा दें आंसर बी वाला। बारी आती है प्रश्न क्रमांक 14वें की। एक स्कूल में कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का अनुपात 3:2 है। कितना अनुपात है, 3:2 है अनुपात। अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं वो कि कक्षा 9वीं के 30% और कक्षा 10वीं के 10% विद्यार्थी स्कूल की विद्यार्थी कमेटी में चुने गए हैं। अब दोनों कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों का अनुपात। तो देखें इस प्रश्न को हम आपके सामने कल करके बताएंगे किस टाइप से आपको इस सवाल को हल करना है। देखें आप, इस टाइप का सवाल है ये।
मान लो आप वो के अनुपात देखो 3:2 में अनुपात था, तो आप इसको मान लो कि 3:2। देखो इस पे यदि 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो 3:2 ही बचा। तो हमने मान लिया कि वो टोटल संख्या क्या है, 300 है 9वीं के और 200 है 10वीं के, तो 300/200, तो कुल संख्या हो गई कितनी, 500। अब ये कह रहा है 300 का 30% कमेटी के लिए जो चुने गए हैं, तो 300 का 30% होगा बच्चों 90। कैसे होगा 90, यहाँ आपको मालूम होना चाहिए परसेंट, हमने अभी आपको निकालना सिखाए थे। 300 का 30% मतलब कि एक जीरो से एक जीरो कट गए, तो ये चाहो तो यहाँ के दोनों जीरो काट दो, तो 30 का 3 में गुणा किए तो आ गया कितना, 90। वैसे ही 200 का 10%, तो 200 का 10% 20 आ जाएगा। अब कमेटी के कुल सदस्य कितने हुए, 90 और 20 मतलब 110। अब ये कह रहे हैं कि कुल विद्यार्थियों और कमेटी में चुने गए विद्यार्थियों का रेशो कितना है। तो कमेटी में कुल विद्यार्थी कितने थे, 110 चुने गए थे, और टोटल विद्यार्थी कितने थे, 500 से। तो 110 को जब 500 से डिवाइड करें तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा 11/50। मतलब इसका आंसर होगा ए वाला। ए वाला आपका जो आंसर है वो आप लगा लीजिए। अब बारी आई प्रश्न क्रमांक 15 की। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि p एक पूर्ण संख्या है, p एक पूर्ण संख्या है और तो निम्न में से कौन सा व्यंजक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन के मान को दर्शाएगा। देखें आप p वाले के उत्तर को, वैसे ही पूरा मान रख के देख लें, p इसको सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला लग रहा है, उस चीज़ को आप फोकस कर लें। वो ये है कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n यदि होता है, इंटू में है, तो ये घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये आप सीधा सीधा आप ये बीजी व्यंजक को हल करने वाला जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखिएगा, x की पावर m प्लस n हो जाएगा। अब ये पहला वाला p की घात 2 p की घात 3, तो घात जुड़ गई, 2 धन 3 तो 5, p की घात 5 आ गया, जो कि क्या है, p की घात 5 जो है बच्चों, ये जो है पूर्ण मतलब इसको जो ऑप्शन आपका प्रश्न था वो प्रश्न में क्या कह रहे थे कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं, तो ये तो है नहीं। फिर दूसरे वाले को हल करिए अगर, तो इसमें भी ऋण 2 धन 6 हो जाएगा, तो ये आ गया p की घात 4। ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है और पूर्ण घन भी नहीं है, पूर्ण वर्ग तो है बट पूर्ण घन नहीं है। सी वाला जब हमने हल करे, भागित का निशान था, तो p की घात 3 बटे p की घात ऋण 3 लिख दिया जाएगा क्योंकि भाग करे। अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ऋण 3 का ये हो जाएगा 3। कैसे, 1/x की वैल्यू होती है x इनवर्स, 1/x की वैल्यू हो जाती है कितनी बच्चों, x इनवर्स। तो अगर यहाँ पे इनवर्स होता तो ये प्लस का 1 हो जाता, तो ये रहा माइनस का 3, तो ऊपर जाके प्लस का 3 हो गया। फिर वही फॉर्मूला लगा, 3 धन 3 मतलब 6 आ गया। और चौथे वाले को देखें, यहाँ डिवाइड था, p की घात 6 p की घात 3, ये p की घात 3 ऊपर गया बच्चों, तो ये माइनस के 3 हो गए, 6 में से 3 गए तो बचे p की घात 3। अब यदि इनको सबको हम देखें आंसर को बहुत अच्छे से, तो इसमें केवल ये p की घात 6 है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते क्योंकि एक फॉर्मूला और होता है, x की पावर m की पावर n, मतलब x की पावर m इंटू n, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए p की घात 2 की घात 3 मतलब घन के रूप में लिख सकते हैं, और यदि ये है p की घात 3 की घात 2 तो ये वर्ग के रूप में लिख सकते हो, तो ये पूर्ण घन भी बन रहा, पूर्ण वर्ग भी बन रहा। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो गया। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर ये हो गया, आप देख लीजिए। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 16 की। तो प्रश्न से आप प्रश्न पत्र से मत देखिए, आप डायरेक्ट यहाँ से बता दे रहा हूँ मैं। इसमें इस टाइप का कुछ प्रश्न था, 1.234 इंटू 56.78 इन इक्वल टू 70.06652, इस तरीके से था ये प्रश्न। यहाँ पे ये दशमलव का निशान लगा हुआ है। अब इसमें हुआ क्या है, अगले स्टेप में ये जो रहा यहाँ का स्टेप, ये इस तरीके से लिख दिया गया। किस तरीके से, 70.06652 था तो लिख दिया गया 0.7006652, इस रूप में लिख दिया गया। और ये तब होगा जब इसमें 100 का डिवाइड करें, क्योंकि जब 100 का किसी संख्या में डिवाइड होगा तो ऊपर का जो दशमलव है 2 अंक आगे खिसक के आ जाएगा। तो इसमें 100 का क्या कर दिए, भाग कर दिए, तो ये दशमलव था 2 अंक आगे आ गया। सेम टू सेम अब इसमें क्या हुआ गया, यहाँ पे 1.234 था। अगर इसमें इस हिस्से में बच्चों 100 का डिवाइड करे हैं, देखते जाना, इस प्रश्न के इस हिस्से में 100 का डिवाइड करे हैं बच्चों, तो इस हिस्से में भी 100 का डिवाइड होगा, कॉमन सी बात है। तो अगर यहाँ का अंक 2 अंक आगे आया है तो ये भी संख्याएँ 2-2 अंक आगे आनी चाहिए थी।
पर इसका देखें यहाँ से केवल एक अंक आगे आया है। देखिए 0.1 खिसक के यहाँ आ गया, एक अंक यहाँ आगे आया, तो जाहिर सी बात कि ये भी एक अंक आगे आया होगा, तो ये आ गया 5.678। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। अब इसको लास्ट में इस तरीके से जमा के लिख दिए, तो ये जो है आंसर आपका आंसर बी नंबर 5.678। बच्चों यहाँ पे हमारे इस वीडियो के जो पार्ट है ये पार्ट 1 ख़त्म हो गया। पार्ट 2 मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और DSR4U से दीपेंद्र सर को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।